गुड मॉर्निंग बच्चों। लाइव तो चाहे तो सही तू तो जा। बेबी वाले अच्छा कहाँ है? दो मुझे तो हमें या तो ना क्लास में भी घूम रहा है। लाइव का जो और की क्लास चल रही है तो हम बाद में लाइव होंगे। टेस्ट सीरीज पर डिस्कशन चल रही था। स्टॉप कर रहे हैं ना बच्चा लोग पता क्लास 8 है अब तो 8 बच्चा भी हो गया तो चला बाद में स्टार्ट कर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चैट दिखाई नहीं दे रही। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे थर्मल फिजिक्स। गुड इवनिंग आस्था, गुड इवनिंग अभिजीत, गुड इवनिंग अजय, गुड इवनिंग रानू, गुड इवनिंग वैदेही, गुड इवनिंग दिव्यांश। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो हमने पिछली क्लास में रह गया था। सैटरडे के दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई थी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और कैलोरीमेट्री में जो पोर्शन हमारा छूटा हुआ है उसी को आगे कवर करेंगे। तो और बच्चे जुड़ जाएं, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं इस वीडियो से। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने कैलोरीमेट्री में तो हमारा कैलोरीमेट्री में ग्राफ छूट गया था काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो यह है ग्राफ है टेम्परेचर और हीट के बीच में जो ग्राफ है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा हमने बात की थी अपने क्वेश्चंस में थी, जैसे हम कोई भी आइस को और इसमें स्टीम में वाटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर स्टीम को वाटर में, वाटर से आइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये चीज़ हमने देखी थी अपने क्वेश्चंस के थ्रू। तो उसी चीज़ को अब हम ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो हमारा पास टेम्परेचर होगा वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे होती हीट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो टेम्परेचर है, गुड इवनिंग हर्षित, गुड इवनिंग विकास, गुड इवनिंग रानू। तो हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर और हीट के ग्राफ के बारे में। तो इसमें अगर हम देखें तो हमने लिया है कि हमारे पास में कोई भी सॉलिड है, उस सॉलिड का जो टेम्परेचर इनिशियल है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम है। जैसे हम मान सकते हैं हमारे पास में आइस है, वो -10, -20, -30 डिग्री सेल्सियस पर है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर है। अब हमें उसको कहाँ पे ले जाना है, स्टीम तक लेते जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो सॉलिड है, सबसे पहले उसका हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा, कहाँ तक, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक। और टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हमें हीट देनी होगी, और वह हीट कौन सी होगी हमारी, जो हीट होगी एम एस डेल्टा टी से इक्वल होगी वो हीट। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फेज चेंज नहीं हो रही, तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसलिए जो यहाँ पे ग्राफ की लाइन आई थी वो कैसी आई थी, एक स्ट्रेट लाइन आई थी और ऑब्लिक लाइन आई थी, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं आई थी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसलिए वाई एक्सिस में।
एम एस डेल्टा टी यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगी, हीट। फिर ये हीटिंग ऑफ सॉलिड हो गई। अब जो हमारे पास सॉलिड है वो मेल्टिंग पॉइंट पे आ चुका है, तो उसको हम आगे अब कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड जो है वो मेल्टिंग पॉइंट पे आ चुका है, तो उसको जब हम अब किसमें कन्वर्ट करना है, लिक्विड में। मतलब हमें सॉलिड की क्या करनी है, मेल्टिंग। तो उसके लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, लेटेंट हीट देनी पड़ेगी, एल जैसे नाम दिया। तो यहाँ पे हम एम एल हीट देंगे और एल एफ आएगा, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, मेल्टिंग, तो इसलिए हीट देने पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा नहीं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, और फेज चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिलती है। तो मतलब टेम्परेचर वर्सेस हीट ग्राफ में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब क्या चेंज हो रहा है, वहाँ पे फेज चेंज हो रही होगी ज़रूर। तो वहाँ पे लेटेंट हीट आएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बी पॉइंट पे अगर हम आ गए, तो यहाँ पे हमारे पास लिक्विड है, उससे लिक्विड है, तो अब हमें उसकी क्या करनी है, बॉइलिंग करनी है, हीटिंग करनी है लिक्विड की। तो बॉइलिंग के लिए सबसे पहले हीट को, मतलब जो लिक्विड है उसको कहाँ पे ले जाना पड़ेगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो लिक्विड है उसको हीट करेंगे, तो हीटिंग ऑफ लिक्विड यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे हमें जब हीट देंगे तो यह अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगा, तो वही यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फेज चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे भी कैसी लाइन आएगी, ऑब्लिक लाइन और स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर जो अब मतलब जो लिक्विड है वो अपने कहाँ पे आ चुका है, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो अब यह किसमें कन्वर्ट हो सकता है, वेपर में या फिर स्टीम में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको हम स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, फेज चेंज करेंगे और टेम्परेचर सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे जो हीट देनी होगी वो कितनी होगी, एम एल वी, वेपराइजेशन हो रहा है। अब अगले स्टेप में हम डी पॉइंट पे आ गए। यहाँ पे जो लिक्विड, जो अब स्टीम है वो बन चुकी है। तो अब स्टीम का अगर हमें और आगे हीटिंग करनी है, कि टेम्परेचर जैसे हमारे पास क्या होता है, स्टीम होता है ना, वेपर फॉर्म में, और उसका टेम्परेचर हमें 100 से इंक्रीज करके 120 130 करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज, मतलब हीटिंग करेंगे वेपर की। तो वही यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, और जो मतलब फेज है वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे भी कैसी लाइन आएगी, एक ऑब्लिक और स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। अब ये तो हमने बात की थी कैसे सॉलिड की हीटिंग हो रही है, मेल्टिंग हो रही है, फिर लिक्विड की हीटिंग हो रही है, लिक्विड का वेपराइजेशन हो रहा है, और फिर वेपर की क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है। यहाँ तक हमने इसमें देखा। तो अब इसमें एक और चीज़ आती है हमारे पास में, स्लोप की। अगर हम स्लोप के बारे में देखें, तो टेम्परेचर वर्सेस हीट ग्राफ में जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वाई अपॉन एक्स। वाई अपॉन एक्स जो टेन थीटा के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पे स्लोप देख रहे हैं, तो हमारे तीन स्लोप यहाँ पे मिलेंगे, ऑब्टेन होंगे। एक तो होगा तब जब सॉलिड की हीटिंग की जाएगी, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा उस एंगल को हम नाम दे रहे हैं अल्फा एंगल। तो यहाँ पे स्लोप होगा 10 अल्फा, और वो क्या होगा, यहाँ पे वाई टेम्परेचर वर्सेज हीट। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो कितना होगा अपने पास में, हाँ, तो ये स्लोप हो जाएगा अल्फ़ा। और फिर जब हम लिक्विड की क्या करेंगे, यहाँ पे लिक्विड की जब हीटिंग की जाएगी, मतलब कि जब उसको बॉइलिंग पॉइंट तक लेते जाएंगे, तो यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा वो होगा बीटा। तो उस एंगल को नाम दिया है बीटा एंगल, हीटिंग ऑफ लिक्विड। तो बीटा एंगल हो गया, और यहाँ पे स्लोप होगा 10 बीटा। और जब वेपर, जो हमारे पास वेपर है उसकी हीटिंग करेंगे, तो जो स्लोप आएगा वो आएगा गामा। इसको देंगे हम नाम 10 गामा, जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा, स्लोप होगा। तो अब यहाँ पे हम स्लोप से काफ़ी अच्छी चीज़ समझ सकते हैं कि स्लोप हमें क्या बताएगा। स्लोप जो है वो हमें यहाँ पे हीट कैपेसिटी के बारे में बताता है। कैसे बताता है हीट कैपेसिटी के बारे में, उसको हम इस स्लाइड से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास तीन एंगल आते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा एंगल। जो अल्फ़ा एंगल है वो सॉलिड का के लिए स्लोप स्लोप हो जाएगा जब सॉलिड की हीटिंग की जाएगी, और बीटा एंगल जो है वो हो जाएगा लिक्विड की हीटिंग करने पर स्लोप, और गामा हो जाएगा गैस या वेपर की हीटिंग करने पर जो स्लोप होगा। तो स्लोप जैसा कि हमें पता है क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, वाई एक्सिस और अपॉन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर चेंज डी टी, अपॉन जो एक्स एक्सिस है उस पर हमने हीट को लिया है, तो डी क्यू आ जाएगा। तो हीट जो होती है वो किसके बराबर है, जब हम हीटिंग कर रहे हैं सॉलिड की, लिक्विड की या गैस की, जब हीटिंग करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और फेज चेंज नहीं होती, वहाँ पे जो हीट आती है वो आती है एम एस डेल्टा टी। तो जो अब हीट हमारे पास में स्मॉल है, मतलब डी क्यू है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी स्मॉल चेंज हुआ होगा, मतलब डी टी चेंज हुआ होगा, इसलिए डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी थे। अब यहाँ पे हम ले सकते हैं डी टी अपॉन डी क्यू, जो हमारे पास में स्लोप है वो क्या हो जाएगा, 1/ms, 1/ms हो जाएगा। जो स्लोप आ जाएगा यहाँ पे। तो जो स्लोप है वो क्या है हमारे पास में, डी टी अपॉन डी क्यू, 1/ms। तो एम एस
अगर हम यहाँ पे एम एस की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आई थी, डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा इन्वर्स। सो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन स्लोप, मतलब अगर हम डी टी अपॉन डी क्यू का इन्वर्स लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम एस, है ना। और एम एस हमारे पास में क्या होता है, हीट कैपेसिटी। तो हम यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई थी, हम स्लोप को, अगर इस टेम्परेचर वर्सेस हीट ग्राफ के स्लोप को देख के हम क्या बता सकते हैं, हम यहाँ पे बता सकते हैं किसके बारे में, हीट कैपेसिटी के बारे में। सॉलिड थी, लिक्विड थी या फिर गैस थी, हम हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें यही लिखा है कि इन हीटिंग कर्व इनवर्स ऑफ स्लोप दिस हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी को देता है। जैसे अब अगर हम इस ग्राफ में देखें तो हम देख सकते हैं कि जो स्लोप है वो अल्फ़ा, अल्फ़ा जो है वो हीटिंग ऑफ सॉलिड को बता रहा है ना। तो ये हीट कैपेसिटी को हम बता सकते हैं यहाँ पे थी। अब जैसे हमें दो ग्राफ दे दिए जाएंगे डिफरेंट, और उसमें दोनों का जो स्लोप होगा वो अगर डिफरेंट है, जिसे हम देख सकते हैं ग्राफ से आसानी से, तो उसमें हमें पूछा जाएगा कि किसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, उसको हम ग्राफ देख के बता सकते हैं। तो इसी के ऊपर अब हम क्वेश्चन दे देंगे कि कैसे हमारे पास ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ी आवाज़ तेज कर ले। तो अब हम इसी में जैसे देते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि फॉर द सेम मास फाइंड द रेशियो ऑफ एस ए अपॉन एस सी बी, एस ए अपॉन एस बी पूछा है, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो पूछा है ए और बी का, है ना। तो अब इसमें मास क्या बोला है, सेम। तो अब इस ग्राफ में देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ग्राफ किस के बीच में है। तो ये है टेम्परेचर वर्सेज हीट ग्राफ है जो हमने अभी पढ़ा। तो उसमें हम देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, टेम्परेचर वर्सेज हीट ग्राफ है। तो अब हम इसमें स्लोप से देख सकते हैं, भाई ऐसे बाई एस भी पूछा है और मास सेम दिया है, जबकि हमें पता है कि हीट कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, एम एस के इक्वल। तो जब हीट कैपेसिटी एम एस के इक्वल है और मास सेम है तो हीट कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किससे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो रेशो है वो हम किससे देख सकते हैं, मतलब वही रेशो हमारे पास किसका आ जाएगा, मतलब हीट कैपेसिटी के इक्वल होगा। तो हीट कैपेसिटी का रेशो किससे देख सकते हैं, अब हम स्लोप से, क्योंकि हमें पता है कि जो हीट कैपेसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, स्लोप से, या वन अपॉन स्लोप से इक्वल है। तो ये बोल सकते हैं। अब इस ए और बी में अगर हम देखें तो हमें चेक करना है कि किसका स्लोप ज़्यादा है। तो स्लोप जो है वो अगर हम देखें तो टेन टेन थीटा से देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें ऐसे अपॉन एस भी पूछा है, मतलब रेशो पूछा है स्लोप का। तो जब हम रेशो लेंगे तो किसका, टेन थीटा का रेशो आ जाएगा 1030 अपॉन 1060, इसमें कर सकते हैं हम। ऐसे नहीं बोल पाऊंगा ना। अगर किसी को आता हो तो आंसर बताएं, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आप लोगों को। वन अपॉइंट थ्री बिल्कुल सही आंसर है, यश मौर्य ने सही आंसर दिया है। और लोग भी सॉल्व कर लें जल्दी। सबके आंसर आ चुके हैं लगभग सही। तो अब इसमें हम देख सकते हैं, हमें बस क्या करना है कि हमें स्लोप लेना है टेन थीटा का। तो जैसा हमें पता है हीट इज इक्वल टू क्या है, एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, वन अपॉन एम एस। तो हमें स्लोप वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन एस। तो स्लोप का रेशो जो होगा वो क्या होगा, एस बी अपॉन एस ए। मतलब अगर हमें एस ए अपॉन एस बी चाहिए तो स्लोप का हमें बी अपॉन ए कर सकते हैं, स्लोप ऑफ बी अपॉन स्लोप ऑफ ए। अब स्लोप ऑफ बी चाहिए तो हमें टेन थीटा चाहिए और 1030 हो जाएगा, 1030 अपॉन 1060, है ना। और 1030 की वैल्यू कितनी होती है, वन अपॉन रूट थ्री, और 1060 की वैल्यू रूट थ्री। तो यहाँ पे रूट थ्री से रूट थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा वन अपॉन थ्री। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, बस हम इसको देखते भी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें वैल्यू याद है। 1030 1060, 1030 वन अपॉन रूट थ्री, 1060 रूट थ्री, और ऐसे अपॉन एस भी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप का इन्वर्स लेना है। बस डायरेक्टली कर दिया तो थ्री ऑप्शन आंसर आ जाएगा और माइनस में नंबर आ जाएंगे। तो इसलिए हमें
तो अब हम अगले जो हमने पिछले क्लास में जो हमारी पूरी नहीं हो पाई थी उसमें हमने वाटर इक्विवेलेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे देखेंगे वाटर इक्विवेलेंट को आज पूरा, और उसी के ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे कि वाटर इक्विवेलेंट क्या है, कैसा है ना। इसके बारे में जैसे हमने पिछली क्लास में बात की उसी को हम आगे और पढ़ेंगे। तो वाटर इक्विवेलेंट की हम जैसे बात कर रहे थे, वाटर इक्विवेलेंट क्या है मैं शुरू से बताता हूँ। तो वाटर इक्विवेलेंट के हमने बारे में बोला था कि जब हमने बोला था कि कोई भी बॉडी है उसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है या वाटर भरा हुआ है, तो हम बोलते हैं कि किसी भी बॉडी को 1 डिग्री सेल्सियस से अगर हीट या फिर कूल किया जाता है या ठंडा या गर्म किया जाता है, तो जो हीट उसमें रिक्वायर होती है या फिर हीट जो रिलीज होती है वो हीट अगर हम वाटर को दे दी जाए, मतलब वाटर को गर्म करने के लिए कितना ग्राम वाटर उस हीट से गर्म हो जाएगा, ये चीज़ है। मतलब समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है उसको हमने 1 डिग्री सेल्सियस से ठंडा या गर्म किया है, तो कितनी हीट रिलीज हुई या फिर कितनी हीट क्या हुई है हमने उसको गिवन, मतलब कितनी हीट हमने दी है, उतनी हीट अगर हम मतलब वाटर को दें तो कितना ग्राम वाटर उस हीट से मतलब गर्म हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस से उसमें चेंज आ जाएगा टेम्परेचर में। उस वेट को, वाटर के उस वेट को ही हम क्या बोलते हैं, वाटर इक्विवेलेंट। तो हमारे पास ये जानना जरूरी है कि वाटर इक्विवेलेंट जो है वो एक वेट है, वाटर की एक क्वांटिटी वेट में हम बात कर रहे हैं, और वो भी हम किसमें लेते हैं, केवल ग्राम में। तो वाटर इक्विवेलेंट को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह है केवल किसमें आता है हमारे पास, ग्राम में लेते हैं। तो हम ऐसा यूनिट किलोग्राम में नहीं लेते बल्कि किसमें लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। तो ये होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो अब हमने क्या बोला है, जैसे हम हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था, हीट कैपेसिटी में हमने बोला था कि हीट कैपेसिटी को हमने डिफाइन किया था कि किसी भी बॉडी का सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से चेंज करते हैं गिवन मास का। हमने बोला था गिवन मास का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से टेम्परेचर चेंज करने पर जो हीट देनी पड़ती है वो हीट ही हम क्या बोला था, हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे भी हमने यही किया कि 1 डिग्री सेल्सियस से हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं एक बॉडी का, और बॉडी का मास कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने क्या मान लिया, MS मान लिया है, मतलब मास ऑफ सॉलिड, उस सॉलिड बॉडी का टेम्परेचर मतलब मास मान लिया। तो हीट कैपेसिटी जो होगी मतलब उस बॉडी की वो कितनी होती है, MS इंटू एस, मतलब SS मतलब मास ऑफ सॉलिड इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, और वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पे वाटर के इक्वल होगी, क्योंकि वही जो हीट है हमने किसको गिवन दी है, मतलब वाटर को दी है, और उतना ही टेम्परेचर का चेंज आया है। तो उस हीट कैपेसिटी को, उस सॉलिड या बॉडी की हीट कैपेसिटी को हम वाटर की हीट कैपेसिटी से इक्वल कर देंगे, और वाटर की हीट कैपेसिटी से हम ले देंगे मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जिसमें हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की पता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और मास ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास हो जाएगा वाटर इक्विवेलेंट की कितने ग्राम वाटर जो है वो गर्म हुआ है। यहाँ पे हमें ग्राम में ही रखना है, तो हमेशा यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू रखी जाएगी वाटर की या फिर सॉलिड की, वो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में ही रखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिट का बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे वेट हमें किसमें चाहिए, ग्राम में। वाटर इक्विवेलेंट की यहाँ पे हमेशा वैल्यू किसमें होगी, ग्राम में होगी। तो ये चीज़ है। तो हमें क्या करना है, बस हमें हीट कैपेसिटी को इक्वल करना है उस बॉडी की या सॉलिड की, किससे इक्वल करनी है, वाटर की हीट कैपेसिटी पे इक्वल करना है। और वाटर की हीट कैपेसिटी में जब हम मास ऑफ सॉलिड इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ मतलब मास ऑफ वाटर इनटू में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर लिखेंगे, उसमें बस मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा अपने पास, वाटर इक्विवेलेंट हो जाएगा ग्राम में। तो ये हमारे पास में चीज़ होगी। तो अब हम इसी में इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे वाटर इक्विवेलेंट के बारे में। तो वाटर इक्विवेलेंट पे अगर क्वेश्चन देखते हैं तो ये क्वेश्चन है कि इसमें क्या बोला है कि हमारे पास एक ये मतलब कोई भी वेसल या एक कैलोरीमीटर है, मतलब कोई भी हमारे पास कंटेनर वगैरह है जिससे कैलोरीमीटर है हमारे पास, उस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट कितना दिया है हमें, 10 ग्राम। वाटर इक्विवेलेंट इसका 10 ग्राम है, मतलब ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये समझ में आ रहा है हमें। तो वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम हो गया। अब हमने इसके अंदर क्या रखा है, आइस को रखा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, कितनी आइस को, 10 ग्राम आइस को इसके अंदर रख दिया। समझ में आया कि हमारे पास कैलोरीमीटर है, उसमें हमने आइस को रखा 0 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम आइस को। तो अब इसमें पूछा है कि हाउ मच हीट शुड बी सप्लाइड टू द एपरेटस टू इवेपोरेट द वाटर थस फॉर्म, मतलब कि इसमें कितनी हीट सप्लाई करनी चाहिए जिससे कि जो अपरेटस है वो इवेपोरेट करे, मतलब जो हमने बर्फ़ डाली है वो किसमें चेंज हो जाए, स्टीम में चेंज हो जाए, ये चीज़ इसमें पूछ रहा है, इवेपोरेशन होने लग जाए, मतलब स्टीम में बदल जाए। तो उसके लिए अब हमें हीट चाहिए। तो अगर हमसे सीधे पूछता, जो हमने नॉर्मल पिछले क्वेश्चन दिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम आइस है और उसको अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें,
स्टीम में 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम सीधे निकाल सकते थे कि आइस को पहले वाटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे लेते जाएंगे और फिर उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देते एच एम एस डेल्टा टी और एम एल से। लेकिन यहाँ पे हम केवल आइस को ही मतलब क्या नहीं कर रहे हैं, स्टीम में नहीं बदल रहे, उसके साथ साथ यहाँ पे जो कैलोरीमीटर है वो भी हीट लेगा, तो उसकी जो हीट होगी वो वाटर इक्विवेलेंट से निकल के आएगी। तो इसमें हमें दो हीट निकालनी है, एक तो जो आइस है वो मेल्ट हो रही है वो वाली, और एक हमें निकालनी है तो इस कौन सी, वाटर इक्विवेलेंट वाली। तो इस क्वेश्चन को मैं खुद ही सॉल्व करेंगे हम। तो अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम एक बार देख लेते हैं। 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज ट्रैप्ड, तो वो ये थी वाटर इक्विवेलेंट में हमारे पास रखी हुई है। तो सबसे पहले हम आइस को कन्वर्ट करेंगे स्टीम में, तो वही 0 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, तो हीट आ जाएगी हमारे पास MLF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मास हो जाएगा 10 ग्राम इंटू में लेटेंट हीट हम यहाँ पे 80 रख देंगे कैलोरी में, और फिर 0 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो MS डेल्टा टी आ जाएगी। तो यहाँ पे है ना, मास वही 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 हो जाएगी, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज 100 हो जाएगा, फिर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर लेंगे MLV आ जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 रख देंगे, मास वही 10 ग्राम। अब इससे ये हीट तो हमारे पास आ जाएगी, पर इसके साथ साथ हमें कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से तो इसमें ले जाना है 100 में, क्योंकि जब स्टीम में कन्वर्ट होगा तो पूरे कंटेनर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो उसके लिए अगर हम हीट देते हैं तो जब 0 डिग्री सेल्सियस कैलोरीमीटर 100 डिग्री सेल्सियस कैलोरीमीटर में चेंज होगा, तो वहाँ पे जो हीट होगी वो कितनी होगी, MS डेल्टा टी, है ना, MS डेल्टा टी हीट होगी। अब हमें यहाँ पे डेल्टा टी तो पता है कि टेम्परेचर चेंज 100 है, पर ना यहाँ पे हमें कैलोरीमीटर का मास ड्रिवन है, ना ही हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ड्रिवन है, तो हम यहाँ पे MS की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, तो इसी के लिए हमने क्या पढ़ा, वाटर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हम MS क्या होता है हमारे पास, हीट कैपेसिटी H, तो यहाँ पे हम H की वैल्यू वाटर इक्विवेलेंट के इक्वल रख सकते हैं 10, है ना, क्योंकि हमारे पास में जो जब हम हीट कैपेसिटी को इक्वल कर रहे थे तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को 1 रखने पर वाटर इक्विवेलेंट इसके बराबर हो गया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड थे, है ना। तो ये MS डेल्टा टी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और MS डेल्टा टी की जगह हम W पुट कर देंगे, और W की वैल्यू हमें दी है वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम, डेल्टा टी होते हैं 100, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आता है 8200 कैलोरी। ये हमारे पास में यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा 8200 कैलोरी, जो फोर्थ ऑप्शन है। तो इसमें हमें यही ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले कौन सी हीट निकालनी होगी, जो आइस जब पेपर में स्टीम में कन्वर्ट होगी 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो हीट, और उसमें ऐड करनी होगी कैलोरीमीटर की हीट, जो वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, और उसको हम कैलकुलेट किससे करेंगे, वाटर इक्विवेलेंट की हेल्प से। तो मुझे लग रहा है सबको पसंद आ गया मतलब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगले उस पर। तो अब इस जो कैलोरीमेट्री है उसमें हमारा थोड़ा सा पोर्शन बचा है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की बात करें तो इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्या कहता है कैलोरीमेट्री का। इस प्रिंसिपल पर क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, जो एक ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेनली। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये बोला जाता है कि दो, जब हम अलग अलग टेम्परेचर वाली बॉडी को एक साथ में मिक्स कर देते हैं, या लिक्विड को जब हम एक साथ में मिक्स कर दिया जाता है सब्सटेंस को, जिनका टेम्परेचर दो अलग अलग टेम्परेचर थे, जो सब्सटेंस हैं उनको अगर हमने एक साथ में मिक्स कर दिया, तो होगा क्या थी, जो हाई टेम्परेचर वाला सब्सटेंस या बॉडी है वो क्या करेगी, हीट को रिलीज करेगा, है ना, और जो लो टेम्परेचर वाला सब्सटेंस या फिर जो बॉडी है वो क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करेगी, है ना, और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसमें यही होता है कि जो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी है उसके द्वारा जो हीट रिलीज हुई है, वो हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेगी, दूसरी बॉडी जिसका टेम्परेचर कम है। तो हमें दोनों की हीट को बराबर करना है, बस इक्वल करना है कि हीट रिलीज बाय हाई टेम्परेचर बॉडी इक्वल कर देनी है किससे, हीट एब्जॉर्ब बाय लो टेम्परेचर बॉडी, बस ये करना है हमें। तो इफ़ टू सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्स्ड इन अ कैलोरीमीटर देन हीट गिवन
by substance at high temperature must be equal to heat absorbed by substance at लोअर टेम्परेचर। लो टेम्परेचर वाले सब्सटेंस से जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उससे बराबर होनी चाहिए। तो हीट गिवन इज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब कर देंगे, और जब हीट गिवन है तो एम एस डेल्टा टी, और इधर भी एम एस डेल्टा टी आएगा। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें तो हमारे पास में बॉडी है ना, उसका जो मतलब एक बॉडी है उसका मास, पहली बॉडी उसका मास m1 ले लिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s1 हो गई, टेम्परेचर t1 हो गया। दूसरी बॉडी का मास m2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s2 और टेम्परेचर हो गया t2। तो जब हम अब जो है मानते चलते हैं कि फर्स्ट बॉडी जो है वो क्या कर रही है कि मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो हीट को रिलीज कर रही है, और सेकंड बॉडी जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। तो फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फाइनल टेम्परेचर जो है वो इनिशियल टेम्परेचर से क्या आएगा, कम, और फाइनल टेम्परेचर हमने माना है TF जो दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पे जब हम डेल्टा टी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल टेम्प मतलब हम हमेशा मतलब उसमें लेंगे ना पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में देते हैं तो हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर इसका इनिशियल था T1 माइनस करेंगे TF। पहली बॉडी के लिए हमने क्या लिख दिया डेल्टा T1 की इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा है। और दूसरी बॉडी के लिए जब डेल्टा टी हम लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस, तो वो हम कैसे लिखेंगे कि जो अब ये तो हीट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब, तो यहाँ इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज, मतलब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, यानी TF ग्रेटर देन होगा T2 पे। तो जब डेल्टा टी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे TF माइनस T2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस बॉडी का था, T1 का, और फिर T2 जो है उसका टेम्परेचर सबसे कम था, और TF जो है उन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि T1 जो है वो कम हो रहा है और T2 बढ़ रहा है, और वो एक पॉइंट पे सेम हो जाएंगे, मतलब TF जो है वो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। टी मिक्सचर का जो मिक्सचर बनेगा दोनों सब्सटेंस दोनों लिक्विड का, उस जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर TF है। तो यहाँ पे T1 सबसे ज़्यादा, फिर TF, फिर T2। बस हमें इन क्वेश्चंस में हमें क्या इक्वेशन बनानी है, हीट गिवन इज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब MS डेल्टा टी करना है बस हमें, ये इसमें चीज़ आती है। अब उसी के ऊपर हमारे पास में क्वेश्चन है, संजना मिश्रा ने लिखा है वंस मोर सर, तो वंस मोर क्या समझाना है मुझे बता दो। वंस मोर क्या पूछना चाह रहे हैं, सॉल्यूशन। कौन से question? तो अब हम इसी पर अगर देखें तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वह क्वेश्चन क्या है कि इसमें क्या है, हमारे पास में 100 ग्राम वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पर, और उसको मिक्स किया है हमारे पास में इसके साथ 200 ग्राम वाटर के साथ 80 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर उस मिक्सचर का हमें फाइनल टेम्परेचर पूछा है। तो बस हमारे पास में वही है कि दो सब्सटेंस हो गए, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, मिक्स कर दिया उनको, एक का टेम्परेचर हाई है और एक का लो है। तो हाई टेम्परेचर वाला वाटर क्या करेगा, हीट को रिलीज, और जो लो टेम्परेचर यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और एक पॉइंट पे दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, उसको हम टी फाइनल या टी मिक्सचर नाम दे देंगे। तो बस हमें हीट गिवन इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब करना। कैलोरीमेट्री वाला क्वेश्चन, पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें एक बार, फिर मैं जो पिछला क्वेश्चन है उसको भी समझा देंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको उसको सॉल्व करें पहले।
50 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया लगभग। संजना मिश्रा ने आंसर दिया है केवल, बाकी स्टूडेंट्स भी। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यश मौर्य ने 1 आंसर दिया है, 1 कैसे हो सकता है? तो मैं एक बार देखता हूँ इसको फिर। तो उसका सॉल्यूशन देखें, कैलकुलेट आपने कर लिया हो तो मेरे पास नहीं होती करना है। मैं जो करेंगे हम, और यहाँ पे हम लिखेंगे m2 जो है वो वैल्यू आ जाएगी 100। into H2 और जो H2 है वो हमारे पास में वही 1 वाटर ही है, और T फाइनल माइनस T2 जो इनिशियल टेम्परेचर जो दूसरी बॉडी है जो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है उसका कितना 20, तो T फाइनस माइनस 20। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि 100 से ये 200 पे 2 टाइम्स, और 2 इंटू जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 160 माइनस 2 T फाइनल, और ये हो जाएगा T फाइनल माइनस 20। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास में 3T फाइनल इज इक्वल्स टू 180, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हमने आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर होगा। 50 डिग्री सेल्सियस जो आंसर दे रहे हैं उन्होंने शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। तो मैं उस पिछले वाले क्वेश्चन को एक और बार समझा देता हूँ जो कई बच्चों के समझ में नहीं आ पाया था। ये वाला जो 10 ग्राम आइस जो हमने बोला था कि इसमें पहुंच जाए, तो वो चीज़ इसमें पूछी थी। तो उसी को अगर हम इसमें आगे हैं तो हमने क्या बोला था कि हमें निकालनी है एक ही जो वो 0 डिग्री सेल्सियस इसमें है 100 सेल्सियस, इसमें दूसरा 0 सेल्सियस वाला कैलोरी है वो 100 डिग्री सेल्सियस में हीट होगी एम एस डेल्टा की, और क्लोरीन के लिए जो हीट होगी वो एम सी को हम किसके बराबर रखेंगे, फिर मतलब उसकी वैल्यू है हीट कैपेसिटी पे या फिर वाटर इवेंट इक्वल करेंगे 10 से कोई निकाला है। सबसे हीट आएगी सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस इसमें बना है, तो एम एस प्लस एम एस डब्ल्यू प्लस एम एस किलोमीटर की हीट। इसमें मुझे नहीं लग रहा किसी को डाउट होना चाहिए।
ये क्वेश्चन को आप पूछना है क्या और सब आ रही है क्या आप लोगों को? क्या ये क्या अभी बताने कोई क्लियर नहीं है, एक बार मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ। अभी सही है कि नहीं है आवाज़? अब सही आ रही है क्या आवाज़? फिर से एक बार रेस्पॉन्ड दें। अगर आवाज़ सही आ रही है तो बता दें, अगर नहीं आ रही तो भी बता दें। तो अगर आवाज़ सही आ रही है तो हमने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया था। उसी का एक और एग्जांपल अब हम देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और आंसर मुझे ज़रूर बताएं इसका। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस अंतर ये है कि इसमें आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मिक्सती है, तो इसके साथ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के साथ मिक्सती है और दोनों का वेट 10 ग्राम है। तो इसमें अब अंतर ये है कि इसमें जो मतलब हमारे पास दोनों सेम सब्सटेंस नहीं है, एक आइस है एक वाटर है, और फिर हमें दोनों का फाइनल टेम्परेचर निकालना है मिक्सचर का। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि जो मिक्सचर बनेगा वो वाटर होगा या फिर मतलब आइस होगा, ये कौन सा मिक्सचर बनेगा इसमें ये पता करना है। और फिर उसके बाद में हमें मिक्सचर का टेम्परेचर फाइंड करना है। दोनों चीज़ें इसमें हमें फाइंड करके देनी है। तो सबसे पहले हम अब इसमें ये चीज़ देख रहे हैं कि हम कैसे फाइंड करें कि इसमें जो है मिक्सचर आइस होगा या फिर वाटर होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो वाटर है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये हीट, और जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो वाटर जो है वो हीट को क्या करेगा, रिलीज, जबकि जो आइस है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो जब आइस हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में, है ना।
जबकि वाटर जो है जब हीट रिलीज करेगा तो वो पूरा आइस